डियर, मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है से लेवल 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका 20 रहेगा और इसके बाद जो लेवल 2 होगा उसमें आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन में हम लोग जो क्वेश्चन कंसीडर किए हैं वो हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ डॉट डॉट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कोई बॉडी जो है कितना नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनता है। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी बॉडी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो ये हमारा जैसे ऑप्शन एक जैसे सही हो जाएगा, यानी कि कोई भी बॉडी आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि ए बॉडीज all small particles have a small weight which is being applied by them to the body which adds up to the total weights of the body। कह रहा है कि अगर कोई बॉडी है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं जिसका हर एक का छोटा छोटा अपना वेट होता है, यानी कि हर एक का जैसे स्मॉल वेट होगा। ठीक है, और उसको जब आप जोड़ते हैं, जब उसको आप ऐड करते हैं, तो वो आपको टोटल बॉडी वेट के बराबर आ जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, यानी कि टोटल वेट जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल्स के स्मॉल वेट को ऐड करने के बाद आपका आता है। ठीक है, यानी ट्रू इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर सही होगा। ठीक है, फिर हमारा कहता है कि the small weights that are being applied by all the infinite particles of the body acts dot dot to each other। यानी कि कह रहा है कि जो छोटे छोटे वेट्स होते हैं वो आपको जो बॉडी पे लग रहे होते हैं, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं या डाइवर्जेंट होते हैं। तो हम अगर कहें कि अगर हम कोई पार्टिकल ले लें, ठीक है, अगर हम कोई पार्टिकल ले लें और उस पर अगर हम लोड लगाते हैं तो इसके प्रत्येक जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे सब पे जो वेट लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, सब पे वेट लगेगा जो नीचे की ओर लगेगा। यानी कि लाइन ऑफ एक्शन जो होगा हमारा बॉडी का जो स्मॉल वेट्स का वो सब का पैरेलल होगा। ठीक है, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होने के कारण से डायरेक्शन भी हमारा सेम है, तो ये लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे एक दूसरे के। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन बी नंबर जैसे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। यानी कि ऑल द स्मॉल वेट्स दैट आर बीइंग अप्लाइड बाय ऑल द इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट पैरेलल टू ईच अदर होगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन पे कि द टोटल ऑफ ऑल द वेट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स एड अप टू गिव द टोटल वेट ऑफ द बॉडी। ठीक बात है, दिस वेट इज बीइंग पास्ड बाय। देखिए बॉडी में जो है अगर हम 3D ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो 3D ऑब्जेक्ट का जो हमारा बॉडी वेट होगा कुछ ना कुछ उसका मास होगा जिसके कारण से उस पर वेट आएगा। ठीक है, तो ये 3D ऑब्जेक्ट का जो है हमारा क्या होता है, वेट पृथ्वी के द्वारा खींचा गया जो फोर्स होता है, जिस फोर्स से पृथ्वी जिस वस्तु को खींचती है उसको हम लोग कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी। ठीक ना, तो वो वेट जो लगता है हमेशा किधर लगता है, तो पृथ्वी के सेंटर की ओर लगता है, यानी अर्थ के सेंटर की ओर लगता है। ठीक है, अब कहता है कि ये सारा वेट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स ये मिल करके बने हुए जो वेट होते हैं जिसपे मतलब कि वेट कंसीडर किया जाता है, यानी हर जगह पे जो वेट लगेगा आपको प्रत्येक पार्टिकल्स पे, तो वो वेट जो है ना को हम क्या करते हैं, किसी कोई एक पॉइंट पे लगता हुआ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक ना, कि ये सारा वेट का जो इफेक्ट है ना किसी खास पॉइंट पे आ रहा है, उस खास पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको शॉर्टकट में सीजी भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टोटल वेट जो है बॉडी का वो ऐसा समझा जाएगा कि उसी से पास हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो टोटल वेट होगा वो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 4 का। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन टू कैलकुलेट देम। कहता है कि किसी अगर कोई हमारा फिगर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट अगर करना है, ठीक है, उसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा वाई जेड एक्सिस हो जाएगा इधर, और ये हमारा जैसे वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग जो है निकालते हैं सेंटर यानी सी जी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एक्स बार का जो फार्मूला होता है हमारा वो हमारा होता है v1x1 प्लस v2x2 और डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस तरह से जो है हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर बहुत सारे फिगर से मिलकर के बना हुआ हमारा कंपोजिट फिगर है तो उसका अलग अलग वॉल्यूम है, तो ये जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बट अगर वाई कोऑर्डिनेट की भी बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, यानी कि v1/1 प्लस v2/2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस तरह से जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन हमारा जो है ओवरऑल सेम रहता है, कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सेम होने के कारण से हम कह सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ कैलकुलेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ग्रेविटी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन टू कैलकुलेट देम, नहीं सेम टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन होता है हमारा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन नहीं होता है। तो यानी हमारा ऑप्शन बी जो है सही होगा, क्योंकि ये बात सही नहीं है कि डिफरेंट कैलकुलेशन होता है, ये सेम टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि वॉल्यूम इज वेस्ट गिवन बाय। वॉल्यूम जो होता है वो किसके द्वारा दिया जा सकता है, तो हम लोग जो है देख रहे हैं कि से मास और डेंसिटी के बीच में रेशियो, मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप है आपका। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, यानी मास और डेंसिटी का रेशियो होता है, यानी रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, रेशियो ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आते हैं
हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वी यूज समटाइम्स द मेजर टू नो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। हम लोग जो है कभी कभी डायरेक्शन ऑफ मोमेंट को काउंट करने के लिए जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको अपनाते हैं। कौन से रूल को अपनाते हैं? तो इट इज़ डन बाय राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो तरीका होता है वो होता है हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, उसका जो से प्रोसेस जो है किस तरह का होता है, उसका रूल क्या है? तो विच इज राइट अबाउट इट कंसीडर द मेंशनड एक्सिस टू बी पॉजिटिव। जो आपको दिया गया है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है और उसके हिसाब से करना है। तो हम अगर राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहता है कि यदि अगर आप राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दाहिने हाथ की पूरी उंगली को रखते हुए इसको जो है से बाई एक्सिस की तरफ मोड़ दें। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दाहिने हाथ की पूरी उंगली को रखते हुए इसको बाई एक्सिस की तरफ आप जब मोड़ेंगे तो तना हुआ अंगूठा जो है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्ट करना चाहिए। यानी तना हुआ अंगूठा जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्शन देना चाहिए, तब वो हमारा क्या कहलाता है? राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो तना हुआ अंगूठा जो है ऊपर की ओर आ जाएगा और वो हमारा जेड एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हमारा है कि थंब इज जेड एक्सिस, सही बात है। फिंगर्स कर्व फ्रॉम, फिंगर्स जो है मोड़े जाते हैं एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, यानी कि अंगुलियां जो हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर मोड़ी जाती है। यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। हमको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने जो बातें कही है वो आपको ऑप्शन ए नहीं मिल गया, तो ये आपका इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ an equilateral triangle, center of gravity of an equilateral triangle whose height is h from the vertices of the triangle। यानी वर्टिसेस से कितना होगा? वर्टिसेस से इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये आपका ए बी सी, यानी कि ये आपका हाइट दिया हुआ है एच, एच जो है हाइट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एच हाइट है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि ट्रायंगल में आपका बेस से यानी बेस बीसी से अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो कितना डिस्टेंस पे होता है? तो h/3 डिस्टेंस पे होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर हम बेस से देखें कि कितना हाइट पे होता है तो वो h डिस्टेंस पे होता है, h डिस्टेंस पे होता है कहाँ से? तो बेस से होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऊपर से कितना डिस्टेंस है तो ये टोटल हाइट हमारा h है। तो ऊपर से अगर यानी कि ए पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये ए पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो h माइनस h/3 हो जाएगा, यानी कि 2h/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2h/3 हो जाएगा हमारा पॉइंट ए से, यानी कि वर्टिसेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा 2h/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है हम इसमें टिक आउट कर सकते हैं, ये हमारा सही आंसर होगा। अब अगर हम 9th नंबर क्वेश्चन पे आएँ तो कहता है कि सी जी ऑफ अ प्लेन लेमिना इज नॉट एन एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ इट इज़ अ, कह रहा है किसी कौन ऐसा फिगर होगा जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा सी जी जो होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा। तो आइए हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शंस पे आते हैं। तो सर्कल का जो सेंट्रॉइड होता है वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का भी जो सेंट्रॉइड होता है इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। रेक्टेंगल की अगर बात करें तो रेक्टेंगल में आपका जो सेंट्रॉइड होता है वो भी आपका मिडिल में ही होता है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे कह सकते हैं कि वो सेंट्रॉइड होता है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है आपका बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है और इधर भी आपका b/3 डिस्टेंस पे होता है। यानी कि ये जो राइट एंगल का जो कॉर्नर है उससे b/3 और ऊपर में h/3 होता है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा b/3 h/3 हो जाएगा। तो ये जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई नहीं करता है, यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है एक तरह का कहें कि इसे लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं गुजरती है, जिसके कारण से जो है इसको हम नहीं कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार ये आपका ऑप्शन डी नंबर जो है सही होगा, क्योंकि इसमें जो है हम लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही हम असाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आपका सी जी नहीं होगा। ठीक है, होगा कितना पे? तो b/3 h/3 पे होगा। ठीक है, कहाँ से? तो ये आपका राइट एंगल का कॉर्नर से। ठीक है, ये हुई हमारी बात राइट एंगल ट्रायंगल का सी जी के बारे में। अब अगर हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन पे, तो 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा कि द सी जी ऑफ अ सेमी सर्कल लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि सेमी सर्कल का जो सी जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर लें या फिर आप सेंट्रॉइड कर लें, वो कहाँ पे होता है? ठीक है, उसके बेस से अगर हम मेजरमेंट करें तो वो कहाँ पे होगा? तो ये हमारा जैसे सेमी सर्कल है, इसका जो बेस है ये आपका बेस है। ठीक है, यही इसी पे कहीं पे इसका सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, इससे कितना ऊंचाई पे जैसे आपका सी जी लाई करता है, यही डिस्टेंस आपको बताना है। तो ये जो आपको फॉर्मूला में बताया गया होगा कि सेमी सर्कल में हमारा 4r/3 पाई होता है बेस से। बेस से हमारा कितना होता है? तो 4r/3 पाई जो है ये हमारा सी जी का जो हाइट होता है वो बेस से होता है। ये आप जो है सेमी सर्कल के लिए याद रख सकते हैं कितना? तो 4r/3 पाई, यानी ऑप्शन नंबर इसमें जो है हमारा ए जो है सही हो जाएगा। 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेमी सर्कल का 4r/3 पाई होता है, क्वार्टर सर्कल का 4r/3 पाई, 4r/3 पाई कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि उसके सेंटर से दोनों तरफ। ठीक है, अब यही अगर आपसे पूछा जाता कि जैसे आपका हेमी स्फीयर का कितना होता है, तो हेमी स्फीयर का जो है आपको बेस से जो है वो होता है आपका 3r/8 हेमी स्फीयर का बात कर रहे हैं हम। ये आपका किसका हो जाएगा? तो हेमी स्फीयर का हो जाएगा। ठीक है, हेमी स्फीयर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हेमी स्फीयर में 3r/8 होता है, कहाँ से? बेस से, और अपेक्स से देखते हैं तो 5r/8 हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
11 नंबर क्वेश्चन पे कहता है कि द सी जी ऑफ अ ट्रायंगल इज लोकेटेड एट ए पॉइंट, यानी कि ट्रायंगल का जो सी जी है वो कहाँ पे होता है। तो ट्रायंगल का जो सी जी होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसका, तो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही ट्रायंगल का क्या होता है, तो सी जी होता है। अगर हम किसी ट्रायंगल में मीडियंस को देखें तो मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, या फिर ये कहें कि ट्रायंगल को भी वो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करता है इंटरनली उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा कंकरेंस ऑफ द मीडियंस, यानी मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या कहलाता है, सीजी ऑफ द ट्रायंगल, यानी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रिजिड बॉडी का क्या रिलेशनशिप है, कब कॉन्साइड होगा कब नहीं कॉन्साइड होगा। ठीक है, तो कहता है कि ऑलवेज कॉन्साइड विथ ईच अदर, नहीं ऑलवेज कॉन्साइड विथ नहीं, ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपको तब कॉन्साइड होगी जब हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगलेक्ट मान लेते हैं। जब हम लोग पृथ्वी के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगलेक्ट मान लेते हैं तब जो है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है कॉन्साइड कर जाता है। तो यानी कि ये ऑलवेज वाला तो आपका ऑप्शन चला गया, नेवर कॉन्साइड विथ ईच अदर भी आपका ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि कभी कभी किसी लोकेशन में आपका जी का जो है वैल्यू किसी एक पॉइंट पे अगर नापते हैं तो वो तो आपका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेवर भी चला गया, तो यानी ऑप्शन आपका बच गया कौन, मे और मे नॉट कॉन्साइड विद ईच अदर, यानी कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी लाइज इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, या फिर आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, तो नन ऑफ द अबव। तो हम कह सकते हैं कि कोई अगर रिजिड बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। अगर हम आदमी को देखें तो आदमी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो उसका नाभि का पॉइंट होता है। अब वो खड़ा हुआ है तो उसके इनसाइड होगा, यानी कि बॉडी के इनसाइड होगा, लेकिन वही आदमी अगर झुक जाता है तो वो झुके हुए आदमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आउटसाइड हो जाएगा, कहीं नीचे की ओर आउटसाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो डिपेंड करता है उसके शेप पे, वेरिएशन ऑफ शेप पे भी डिपेंड कर सकते हैं कि जिस तरह से वेरी करता है उसके हिसाब से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे वेरी करता है उसका पोजीशन। ठीक है, तो ये बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। तो 13 नंबर पे आपका हो जाएगा आइदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, कहता है कि द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क अबाउट द सीजी ऑफ अ बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट अगर हम ग्रेविटेशनल टॉर्क लेते हैं तो कितना होगा, सीजी के अबाउट अगर ग्रेविटेशनल टॉर्क लेते हैं तो कितना होगा। तो सीजी के अबाउट जब आप ग्रेविटेशनल टॉर्क लेते हैं तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको सीजी पे ही लग रहा होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हम लोग टॉर्क निकालते हैं वो अगर मान लेते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आपका जो फॉर्मूला होता है उस पर चलाएं तो ये होता है आर इंटू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, बट यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, वेट तो आपका फोर्स तो लग रहा है जो अर्थ के द्वारा लग रहा है, लेकिन जो आर है यानी पोजीशन है वो आपको जीरो है। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट ही निकालने के लिए कहा गया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही बॉडी का वेट लगता है। तो यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के कारण से हम कह सकते हैं कि से हमारा जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा, हमारा जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जा रहा है तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में कहता है कि द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज टर्म्ड एज, यानी कि जो मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया था पहले वाले क्वेश्चन में कि मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं। वेट डेंसिटी क्या होता है, तो वेट डेंसिटी जो होता है आपका वो आपका वेट बटा वॉल्यूम होता है। क्या होता है, तो वेट बटा वॉल्यूम होता है। वेट बटा वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है रो इंटू जी होता है, इसका जो वैल्यू होता है रो इंटू जी होता है। ठीक है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा वेट डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो रोजी हमारा जैसे वेट डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है तो मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये वेट क्या होता है तो वेट जो है हमारा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम इंटू जी को हम लोग वेट कहते हैं। ये एम इंटू जी, मास को अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट आता है। तो ये चीज़ें हैं हमारा, इनकी रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम जैसे हमारा डेंसिटी हो जाएगा। 15 का ये नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर लाइज ऑन द सेंट्रल रेडियस। ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर की हम बात किए थे, तो जब सेमी सर्कुलर वाला आपको हम बता रहे थे कि सेमी सर्कल का 4r/3π होता है, उसी समय हमने कहा था कि जो हेमिस्फीयर होता है तो हेमिस्फीयर का जो सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो बेस से आपका 3r/8 पे होता है। बेस से आपका कितना पे होता है, 3r/8 पे होता है। तो आपको लिखा गया ऑप्शन में कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम द प्लेन बेस, यानी कि बेस के प्लेन से आपका 3r/8 होता है, किधर की ओर होगा तो सेंट्रल रेडियस की तरफ होगा, सेंट्रल रेडियस की तरफ होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे। द पॉइंट एट विच द टोटल एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड, यानी कि वैसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग किसी प्लेन फिगर का टोटल एरिया को कंसंट्रेटेड मानते हैं, टोटल एरिया को हम लोग एज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे अगर टोटल वॉल्यूम को कंसंट्रेटेड माना जाएगा तो उसको हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ यूनिफॉर्म रड लाई। कोई अगर यूनिफॉर्म रड है, कोई लेंथ है, तो ये यूनिफॉर्म रड का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी, सीजी जो होगा, उसके मिडिल में होगा, एट द मिडिल ऑफ द पॉइंट, एट इट्स मिडिल पॉइंट पे होगा, ठीक ना। द रड या कोई लीनियर लाइन है तो उसका जो सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी कहाँ होगी, द मिडिल में होगा, ठीक है। तो एट इट्स मिडिल पॉइंट, यानी कि बी जो है आपका राइट ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एज फ्रॉम द बेस, यानी कि बेस से राइट सर्कुलर अगर कोन है हमारा, एक कोन है, इसको हम लोग राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इसका रेडियस जैसे मान लेते हैं आर है, और हाइट आपको कहा गया कि एच है। हाइट कितना है, एच है। तो आप लोग याद किए हुए हैं ट्रायंगल का होता है हमारा बेस से कितना, तो h/3 डिस्टेंस पे होता है। उसी तरीके से आप इसका याद रख सकते हैं, कोन का आपको याद रखना है कि बेस से जो है आपको h/4 डिस्टेंस पे होता है। बेस से आपका h/4 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का जो आपका सीजी जो होता है बेस से कितना होता है, तो h/4 डिस्टेंस पे होता है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, h/4 डिस्टेंस। अब आते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि इस लेवल का लास्ट नंबर होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा। नीचे में आपका आंसर भी है। कहता है कि वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सर्कल लाइज, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हमने कहा था कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, वहीं पे उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी जो है लाई करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट इट्स सेंटर, 20 का जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, एट इट्स सेंटर, यानी कि सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स के और भी क्वेश्चंस के लिए आप देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल आनंदराज यूट्यूब पॉइंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस पर कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो आने तक आप इंतजार करें।